नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, कैंसर एक ऐसी समस्या है, एक ऐसा रोग है जो हमारे शरीर में न जाने कब आ जाए और कैसे हम इससे निजात पा सकें, ये हर कोई सोचता है और इससे बचने के बारे में भी हर कोई जो है कोशिश करता है। तरह तरह के मिथ्स भी कैंसर को लेकर हमारे समाज में पनप रहे होते हैं, लेकिन आज वर्ल्ड कैंसर डे है और ऐसे में हम बातचीत करेंगे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के साथ, जो कि इस क्षेत्र में विशेष तौर पर काफी ज्यादा उन्होंने अध्ययन किया है, काफी उन्हें जानकारी है। और जम्मू के एक्स मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट गांधीनगर अस्पताल से डॉक्टर प्रवीण जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज वर्ल्ड कैंसर डे है और ये एक ऐसा विषय, ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन उन लोगों को आप क्या जानकारी देना चाहेंगे जो उसके बारे में नहीं जानते हैं या इससे इस समय जूझ रहे हैं? कैंसर को लेकर आपका क्या मानना है, क्या चीज है कैंसर? हाँ, जैसे आज आपने बताया कि आज 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे मना रहे हैं। बेसिकली ये 25वां वर्ल्ड कैंसर डे है, जो क्योंकि ये 2002 में 2000 में मतलब आज से 25 साल पहले जो आज 4 फरवरी 2000 को एक यूनाइटेड जो इंटरनेशनल कैंसर सोसाइटी है, उन्होंने ये दिन मनाने का फैसला किया था और आज उसकी 25वीं वर्षगांठ है और आज का थीम भी यही है, यूनाइटेड बाय यूनिक। यानी कि मेरी आपके माध्यम से लोगों से भी यही की एक मैसेज है कि हम लोग यूनाइटेड हैं कैंसर की फाइट के साथ। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, दुनिया में अकेला नहीं है। हम डॉक्टर, समाज, पूरी वर्ल्ड मीडिया, कैंसर और पूरी वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी उन लोगों के साथ हैं इस उस फाइट के। तो कैंसर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जमाना खत्म हो गया जब कैंसर का इलाज नहीं था, अब कैंसर का इलाज है। लेकिन हम ये लोगों से मैं मैसेज देना चाहता हूँ, कैंसर का अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो 100% इलाज है। लेकिन कई भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि सबसे हम पहला स्टेप कैंसर के लिए हम बायोप्सी करते हैं। लोग कहते हैं कि बायोप्सी से कैंसर फैल जाएगा, कई लोग नहीं कराते हैं। तो ये सब, मेरे को जो 35 साल हो गए हैं इस फील्ड में, एज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस है, मैं जनरल सर्जन भी हूँ। तो मेरे पास कैंसर के पेशेंट्स काफी आते हैं और फिर मैं उनको प्रॉपर्ली गाइड करता हूँ, आपको अब कहाँ जाना है कैंसर स्पेशलिस्ट के पास। तो अकॉर्डिंगली होता नहीं है ऐसा, क्योंकि पहला स्टेप ही कैंसर डायग्नोसिस का बायोप्सी है। जिससे बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा तो पढ़ाई कहाँ से आएगी। तो अगर आप कैंसर का इलाज कराना चाहते हैं तो बायोप्सी से ना डरें, बायोप्सी से ही हमें पता चलता है ये कैंसर है और किस किस्म का कैंसर है। क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर का डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, वो बायोप्सी से ही पता चलेगा। तो जब भी कैंसर का पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारा पहला स्टेप होता है, पहले उसकी हम हिस्ट्री लेते हैं। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, तो हिस्ट्री में हमें पता चलता है कैसे। जैसे सडनली पेशेंट आता है कि मेरा सडनली वेट लॉस कम हो गया, जैसे मेरा वजन कम हो गया पिछले 2-3 महीने में, मुझे भूख लगना बंद हो गई है। और कई बार क्या होता है कि अगर यूरिनरी का कैंसर है तो यूरिन के रास्ते ब्लड आ सकता है, तो ब्लड आ रहा है मुझे। और कई बार स्किन में कोई गांठें नजर आती हैं, या चमड़ी की जो गांठें जब नजर आ जाएं, या सडनली कोई भी बीमारी है। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी बीमारी को 1 महीना हो गया, पता नहीं चल रहा है, आदमी कमजोर हो रहा है, कभी खांसी हो रही, कभी बुखार आ रहा है, कभी थकान महसूस हो रही है और पता नहीं चल रहा है, तो कृपया आप जांच कराएं, डॉक्टर की सलाह लें इमीडिएटली। हो सकता है ये कैंसर ना हो। जी। जी जी। तो डॉक्टर साहब, किस तरह के कैंसर पेशेंट्स आप ज्यादातर देखते हैं? किस तरह के कैंसर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा जो हैं वो हो रहे हैं इस समय? क्या कैटेगरी है? हाँ, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कैंसर जो है एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो बेसिकली 5 प्रकार के कैंसर होते हैं। एक वो कैंसर होते हैं जो हमें सामने नजर आते हैं, जैसे स्किन का कैंसर है, या वो कैंसर जो कि शरीर के अंदर हमारे ऑर्गन्स होते हैं, लिवर है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन्स है, उसके अंदर जो कैंसर होते हैं उसको उनको हम कार्सिनोमा कहते हैं। तो कार्सिनोमा बायोप्सी से लगता है पता। दूसरा टाइप का वो कैंसर होता है जैसे हमारी टांगे हैं या बाजू है, तो इसके अंदर जो हमारा फैट होता है, मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, कार्टिलेज होता है जॉइंट्स का, उसके अंदर जो कैंसर या ब्लड वेसल्स होती हैं, उस कैंसर को हम सार्कोमा कहते हैं। ये वो टाइप का कैंसर है, इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तीसरा टाइप का वो कैंसर होता है जो कि हमारे ब्लड के अंदर होता है या हमारी बोन मैरो में होते हैं, हड्डी के बीच में का एरिया उसमें होता है, उसको वो ब्लड कैंसर या ल्यूकीमियाज कहते हैं। चौथा वो कैंसर होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो उनको हम लिम्फोमा या मल्टीपल माइलोमा टाइप कहते हैं। तो आखिरी टाइप का कैंसर होता है जो हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करता है, उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैलिग्नेंसीज कहते हैं। ये 5 प्रकार किस्म के कैंसर हैं, जब तक हम बायोप्सी नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो ये कैंसर है, हर एक कैंसर के अलग अलग लक्षण होते हैं।
जैसे मुंह, इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर जो है मुंह का कैंसर है, उसके बाद लंग कैंसर है। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर, लिवर कैंसर और कोई भी ऑर्गन का, कोलोरेक्टल कैंसर, रेक्टम का कैंसर है, हो सकता है। और फीमेल में सबसे कॉमन जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। पिछले कुछ साल पहले सर्विक्स का कैंसर कॉमन हुआ करता, लेकिन पिछले 5 साल में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 हो गया। ब्रेस्ट में या छाती में जो गांठ होती है, स्तन में जो गांठ होती है, वो कैंसर भी हो सकता है। इसलिए स्तन में कोई भी गांठ हो तो कृपया आप डॉक्टर को की जांच कराएं। तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम क्या क्या जांच कर सकते हैं और पेशेंट को क्या करना चाहिए जांच के लिए। तो बेसिक स्टेप हमारा होता है, पहले डॉक्टर से जांच कराएं। हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हमें पता चलता है कि कैंसर हो सकता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप होता है, या एफएनएससी करते हैं या बायोप्सी करते हैं। जहां जरूरत हो एफएनएससी की या बायोप्सी, लेकिन बायोप्सी ज्यादा डायग्नोस्टिक होती है क्योंकि उसमें हम ज्यादा एरिया ले सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि किस किस्म का कैंसर है। तीसरा स्टेप होता है ट्यूमर मार्कर्स। मैं इस पे फोकस करूंगा। आजकल की जनरेशन में ट्यूमर मार्कर्स हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं, तो उसके लिए टेस्ट होते हैं, तो ब्लड में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को लिवर का कैंसर या पैंक्रेट का कैंसर हो तो उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन नामक एक कैंसर ट्यूमर मार्कर है, वो ब्लड में पता चल जाता है। किसी को ओवरीज का या ब्रेस्ट का कैंसर हो, उसमें CA-125 कैंसर एंटीजन 125 बड़ा कॉमन होता है। सिमिलर पैंक्रियास के कैंसर में और स्टमक के कैंसर में एक CA-19.9 आता है। CA-19.9 नाम का ट्यूमर मार्कर है। सिमिलरली एक कैल्सिट्रिनिन होता है, वो थायराइड के कैंसर में, मेडुलरी थायराइड के कैंसर में होता है। इसी तरह और ट्यूमर मार्कर होते हैं। जैसे PSA आपने सुना होगा, हम प्रोस्टेट जैसे आता हम पहले PSA कराते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो जैसे प्रोस्टेट के केसेस बड़े आना शुरू हो गए, आपको पता होगा, तो PSA एक ट्यूमर मार्कर है जिससे हमें पता लगा सकता है। और सबसे बड़ी बात है आजकल जो है, जैसे हम करते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे हमें पता चल गया, हमारी अब स्टेजिंग होती है। स्टेज कौन सी स्टेज का कैंसर, स्टेज 1 2 3 4। तो फर्दर हमें जरूरत पड़ सकती है CT स्कैन या MRI की। तो हो बायोप्सी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस, उसके बाद ट्यूमर मार्कर्स और अब स्टेजिंग। जैसे हम स्टेजिंग लगता है पति है, और बायोप्सी से हमें हिस्टोलॉजी लगती है पता है किस टाइप का कैंसर है ये। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर किस एज ग्रुप के लोग आप ज्यादातर देखते हैं जो इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं कैंसर में? क्या एज ग्रुप रहता है और क्यों ये चीजें जो है वो हो जाती हैं? किस पर आप इस चीज को फोकस करें? देखिए कैंसर किसी भी एज में हो सकता है। एक बच्चों में भी कैंसर बड़ा कॉमन होता है, कुछ जन्म के कैंसर होते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो एज के साथ होती हैं। जैसे उम्र बढ़ती है कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैंसर होता क्या है बेसिकली? कैंसर क्या होता है? एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल सेल्स। जब हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं, एबनॉर्मल तरीके से जब डिवाइड होते हैं, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, वो पूरे हिस्से में बॉडी में फैल जाते हैं और लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं, तो उसको हम कैंसर कहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो रिस्क फैक्टर बढ़ते जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर हम उन चीजों को अवॉइड करें तो कैंसर से बच सकते हैं। सबसे बड़ा सिगरेट, टोबैको इज द नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर। फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी एक बीड़ी का बंडल रोज पीता है, अगर 15 साल तक वो पीता रहता है तो उसके 15 से 20% चांसेस लंग कैंसर के और बाकी कैंसर के हो सकते हैं। कई बार मैंने सुना है, कई बार एक पेशेंट ऐसे भी आते हैं, हमने तो बीड़ी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे, लेकिन वो 15 साल से बंद किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन काफी साल पिया है, उसके 15 साल के बाद भी कैंसर वो डेवलप हो सकता है। तो सबसे पहले तंबाकू का सेवन बंद करें। दूसरा अल्कोहल, तो अल्कोहल के साथ भी काफी कैंसर्स का डायरेक्ट लिंक होता है। तीसरा होता है एक्सेसिव जो रेडिएशंस होती हैं, हम जो सूर्य की किरणें होती हैं, उससे भी कैंसर के चांसेस बड़े बढ़ जाते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि जो लोग रेडिएशन एक्सपोजर है जिनको, जैसे हमारा जो स्टाफ है मेडिकल कॉलेज में या और जो एक्सरेज करता है या हॉस्पिटल्स में, उनको स्पेसिफिकली लेड एप्रन पहनते हैं। जब उनकी जो दीवार होती है हमारी एक्सरे रूम की, उसको भी 3 इंच से बड़ी दीवार होती है, मोटी दीवार होती है, और उसको लेड का डोर होता है ताकि किरणें जो है हमारे स्टाफ पे ना जाएं। और क्योंकि हमारा स्टाफ एक्सपोज होता है, उनको कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, हम एक डोजीमीटर उसको यहाँ बैच लगाते हैं, उसको TLD बैचेस कहते हैं। उसमें पता चल जाता है कितना अमाउंट रेडिएशन जा रही है, और जैसे रेडिएशन एक्सपोज होती है उसको हम वहां से उसकी डिपार्टमेंट ही चेंज करते हैं, उसका विंग चेंज कर देते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल है कि अब मेडिकल क्षेत्र ने बहुत तरक्की कर ली है। कैंसर एक समय में लोग ऐसे समझते थे कि इसका इलाज नहीं है। आज की डेट में आपको क्या लगता है कि किस तरह से इंडिया जो है कैंसर पेशेंट्स को डील करने में सक्सेसफुल है? अभी भी क्या लोग फॉरेन जाते हैं अपने ऑपरेशंस के लिए? कई तरह के बॉलीवुड स्टार्स हमने देखे हैं फॉरेन का रुख करते हुए। यहाँ क्या कंडीशन है? आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, वो जमाने खत्म हो गए जब लोग बाहर से इलाज करा। अब तो बाहर की कंट्री से लोग इंडिया आते हैं इलाज कराने कैंसर का। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर का। राजीव गांधी हॉस्पिटल है दिल्ली में,
सिमिलरली मेदांता हॉस्पिटल, वो भी बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, काफी काम कर रहे हैं। और बाहर की दुनिया के लोग, पाकिस्तान से काफी लोग इंडिया में इलाज कराने आते हैं, सऊदी अरेबिया से लोग इंडिया में कैंसर का इलाज कराने आते हैं, क्योंकि एक टेक अब ये क्वालिफाइड तरीके, जैसे क्या है, पहले जमाने किसी को हाथ का कैंसर होता तो बाजू काट दिया जाता, आजकल वो जमाना नहीं है। आजकल सिर्फ प्रिसाइजली हम ट्यूमर को ही रिमूव करते हैं, उसके बाद उसको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी दी जाती है। तो बेसिकली कैंसर का जो ट्रीटमेंट पार्ट है 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। 3 प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले ऑपरेशन जो मेन होता है, तो जो ऑपरेशन करता है उसको डॉक्टर को हम सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट है रेडियोथेरेपी, तो रेडियोथेरेपी के जरिए भी हम रेडिएशन से कैंसर को, सेल्स को किल करते हैं, तो उस डिपार्टमेंट को हम कहते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। तीसरा है डिपार्टमेंट है मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जिससे हम जो कि कीमोथेरेपी देते हैं, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कीमोथेरेपी देते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे टाटा हॉस्पिटल है, एम्स दिल्ली है या मेदांता है, उन हॉस्पिटल्स में क्या हुआ है कि एक ट्यूमर बोर्ड होता है। कोई भी मरीज जब कैंसर का आएगा, सबसे पहले तीनों इकट्ठे डॉक्टर बैठेंगे, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, तीनों बैठेंगे, वो पूरे केस को तीनों स्टडी करेंगे। फिर तीनों मिल बैठ के एक कंक्लूजन के पहुंचेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। और क्योंकि तकरीबन आजकल पेशेंट्स को ऑपरेशन भी करना पड़ता है, ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ती है और कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, और तीनों ये, और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कौन सी चीज पहले दी जाए। अगर हम अकेले किसी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को बोलेंगे, वो शायद कीमोथेरेपी स्टार्ट कर दे, लेकिन तीनों मिलके बैठते हैं कि आजकल क्या हुआ है, जैसे कि पहले ईसोफेगस का, फूड पाइप का कैंसर बहुत कॉमन है इंडिया में, तो पहले क्या किया गया, सीधा ऑपरेशन कर दिया जाता था, ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी दी जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पहले रेडियोथेरेपी, रेडिएशन से या कीमोथेरेपी से ट्यूमर को कंट्रोल में लिया जाता है, और उसके बाद जब सर्जरी की जाती है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, और सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा हो चुका है। तो एक मेडिकल बोर्ड है, ये कंबाइंड एफर्ट है, ये टीम वर्क बन चुका है आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट जो है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये लोगों के माइंड में भी एक मिथ है या डाउट रहता है कि अगर एक बार किसी को कैंसर हुआ, उसका ट्रीटमेंट अगर सक्सेसफुली हो भी गया, लेकिन वो दोबारा हो सकता है, कितने चांसेस हैं उस चीज के, क्या कहेंगे आप? वो स्टेज पे डिपेंड करेगा। देखिए, जो थर्ड और फोर्थ स्टेज में रिकरेंस रेट इज वेरी हाई, और उसमें मोस्टली हमें कई बार हमें पता होता है इसमें सर्वाइवल रेट बड़े कम होते हैं 5 साल के। लेकिन स्टेज 1 ट्यूमर और स्टेज 2 कैंसर में रिकरेंस रेट बहुत ही नहीं के बराबर है, प्रोवाइडेड आप फॉलो अप रेगुलर करें। आप जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, ट्रीटिंग हॉस्पिटल है, जो हर 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद आपको रेगुलर फॉलो अप पे जाना पड़ता है। तो 5 साल तक रेगुलर टेस्ट, कुछ जैसे पेट स्कैन आपको पता होगा, पेट स्कैन से हम देखते हैं कि बॉडी के किसी हिस्से में वो ट्यूमर कहीं फैल तो नहीं गया। तो पेट स्कैन एक नई न्यूक्लियर मेडिसिन जिसका पार्ट है, आजकल एक नई ब्रांच उभर के आई है। तो आपके माध्यम से ये बताऊंगा कि आजकल प्रिवेंटेबल भी है, क्योंकि जो नई पद्धति है उसके मुताबिक क्या किया जाता है, एक प्रिसीजन मेडिसिन है, यानी कि हम पहले बायोमार्कर से पता लगाते हैं इसका जीनोमिक सीक्वेंस क्या है इस ट्यूमर का। उस वो जीनोमिक सीक्वेंस से हम जो थेरेपी देते, टारगेट करते हैं उसी सेल्स की, कैंसर सेल्स से। तो पहले जमाने में क्या होता था कि रेडिएशन देते, कीमोथेरेपी देते, बॉडी के नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय होते थे। अब प्रिसीजन पे वहीं पे टारगेट हिट किया जाता है, टारगेटेड थेरेपी हम कहते हैं। तो नई पद्धति जो आई है, और एक नई है हेरिडिटरी फैमिली सिंड्रोम, यानी कि अब कैंसर फैमिलीज में भी होता है। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, एक जीन्स होती है BRCA1 और BRCA2, ब्रेस्ट कैंसर जीन्स कहते हैं। नाम इसका ब्रेस्ट कैंसर जीन है, लेकिन ये 4 किस्म का कैंसर कर सकते, कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा होता है ओवेरियन कैंसर, तीसरा प्रोस्टेट का जो होता है पैंक्रियाज का कैंसर। तो आजकल के 99% लोगों को 100% ये जीन्स होती हैं। लेकिन ये जीन्स क्या होती हैं, ये हमारे ब्रेस्ट ट्यूमर को बढ़ने नहीं देती है। ट्यूमर जब डिवाइड होता है उसके प्रोटीन ऐसा जनरेट करे ट्यूमर जो बन ही नहीं पाता, लेकिन इसमें सडनली म्यूटेशन हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है उसके घर के जो फैमिली मेंबर्स है उसका हम BRCA जीन्स का जीनोमिक प्रोफाइल कर सकते हैं, ट्यूमर मार्कर्स दे सकते हैं। अगर ये जीन प्रेजेंट है और म्यूटेशन हुई है तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर के। हम प्रिवेंशन से ही उनका प्रॉपरली फॉलोअप कर सकते हैं। इसके अलावा और काफी जीन्स हैं जैसे मैंने आपको बताया। और अब एक नई पद्धति उभर के आई है, टारगेटेड थेरेपी। उसमें क्या किया जाता है, एक ऑर्गेनाइड तैयार किया जाता है, यानी कि मिनी ऑर्गन कैसे तैयार किया जाता है। जैसे पेशेंट का जो ट्यूमर सेल, जो ऑपरेशन के बाद हमने ट्यूमर रिमूव किया, उस स्टेम सेल्स को हम ग्रो करते हैं। तो जब हम ग्रो करते हैं बायोप्सी के बाद जब सेल लेके, तो वो काफी बड़ा बन जाता है, 3 डायमेंशनल इमेज बनती है, जैसे ऑर्गन की जैसे मिलता जुलता। फिर उस पर हम नई नई ड्रग्स टारगेट करते हैं।
हम देखते हैं कौन सी दवाई इस पे असर करेगी। तो नई से नई मेडिसिन जो हैं वो अफेक्ट कर रही हैं, तो इससे काफी एडवांसमेंट हुई। इसको हम प्रिसीजन मेडिसिन, ये नया डिपार्टमेंट है, अभी 2 दिन पहले एम्स जम्मू में इसकी इनॉग्रेशन हुई प्रिसीजन मेडिसिन की। तो प्रिसीजन मेडिसिन आने वाले वक्त में काफी हमें हेल्पफुल मिलेगी, और हम प्रिसाइजली हम ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं, चाहे एडवांस जितना मर्जी एडवांस ट्यूमर हो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो काफी एडवांसमेंट्स हुई हैं पिछले 3-4 साल में ट्यूमर में, कैंसर में। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है। लोगों की अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए शायद ये दिन भी जो है मनाए जाते हैं, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि कैंसर एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी बीमारी है जो कि ठीक हो सकती है, और इसे लेकर अवेयर होने की भी जरूरत उतनी ही है। क्या कहेंगे? मेरी आप सबसे यही विनती है कि कृपया जो चीज हम बचा सकते हैं कैंसर, वो करें। सबसे पहले धूम्रपान बंद कर दें, अल्कोहल इंटेक कम कर दें, लाइफस्टाइल चेंजेस करें, एक्सरसाइज रेगुलर करें। हमने देखा जो एक्सरसाइज करता है उसके कैंसर के चांसेस कम होते हैं। दिन में आधा घंटा, सप्ताह में 150 मिनट्स एक्सरसाइज रेगुलर, जिम रेगुलर एक्सरसाइज करनी है आपको। उसके अलावा आपको अपने खान पान, जो वेस्टर्न फूड है, आपको पता है जितना भी प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें जो केमिकल डाले जाते हैं उससे कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब तो आपको पता होगा कि ये तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है प्रोसेस्ड फूड की, लेकिन प्रोसेस्ड फूड जहां पर खाया जाता है वो कैंसर का चांसेस बहुत होता है। जो टिंड फूड है, बाजार का जो डब्बे में बंद होता है सामान, फ्रोजन फूड पर्टिकुलरली इसमें कैंसरोजेनिक होते हैं। और जो कुछ हमारे फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनका हम रेगुलरली चेकअप करना चाहिए उनका, क्योंकि उनके कैंसर के चांसेस बड़े हो रहे हैं। फैक्ट्री वर्कर से पर्टिकुलरली जो डाई की इंडस्ट्री है उनमें कैंसर बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोग सबसे यही उम्मीद है कि पानी पिए, एक्सरसाइज करें, गुटखा तंबाकू सेवन कम करें, अल्कोहल बंद करें, एक्सरसाइज कीजिए, फास्ट फूड कम खाएं, और पॉजिटिव स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो स्ट्रेस नंबर 1 कारण है कैंसर का, तो स्ट्रेस फ्री रहें। तो आज के दिन आप सबको वर्ल्ड कैंसर डे पे बड़ी बड़ी मुबारक है। धन्यवाद आपको, क्योंकि आज अगर आप जागृत हो जाते हैं हमारा पर्पस हल हो गया। धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने हम सबके साथ शेयर की है, और आज के इंटरव्यू का मकसद ये था कि उन लोगों तक विशेष तौर पर ये जानकारी पहुंचाई जाए जो कैंसर को लेकर कहीं ना कहीं परेशान हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इससे खुद जूझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अवेयर होना ज़रूरी है और अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना ज़रूरी है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको जो जानकारी दी, आई होप आपके लिए ये काफ़ी लाभदायक हो। इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। धन्यवाद।